हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक पर। तो जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलएज। तो और इनके कुछ रीज़न। तो आप जो आज का टॉपिक हमारा रहेगा वो ये होगा कि इनके जो हमारे एमपीज एमएलएज रहते हैं, उनकी जो डिस्क्वालीफाई वो जो डिस्क्वालीफाई होते हैं अपनी पोजीशन से, पोस्ट से। तो उनके पीछे के उनके रीजंस क्या है, ऐसे क्या पॉइंट्स है जिनकी वजह से उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है और उनको उनके सदन से बाहर किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो अभी आप लोग अभी देखा होगा आपने हाल ही में कि हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो एक्स हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट थे राहुल गांधी जी, उनको उनकी पोस्ट से, उनकी पोजीशन से हटा दिया गया है, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। तो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के पीछे ऐसे क्या रीजंस थे और उनका क्या पॉइंट्स थे जिनको देखकर उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगी। और ऐसे ही बहुत सारे एमपीज एमएलएज को काफ़ी सालों से डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। तो अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ऐसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, उसके लिए हम आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। लेकिन मैं आपको अभी रिसेंटली जो एमपीज थे जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं अपनी पोस्ट से, पोजीशन से, उनके मैं आपको नाम बता देती हूँ। तो जो हमारे पहले रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हैं अफजल अंसारी, जो कि बहुजन समाज पार्टी से हैं, के बहुजन समाज पार्टी के एमपी हैं फ्रॉम गाजीपुर। इनका जो केस था वो ये था, इनको प्रेजनमेंट हुई थी 4 सालों की बाय एमपी एमएलए कोर्ट इन गाजीपुर इन 2007। इनका कोई गैंगस्टर एक्ट था, उसके अंडर इनको जो है प्रेजनमेंट हुई थी। और इनका जो डेट ऑफ कन्विक्शन था वो ये था 1 मई 2023 कि रिसेंट का भी मैंने जैसे कि आपको बोला। तो इस बेसिस पे इनको डिस्क्वालीफाई किया गया था इनकी पोस्ट से। और जो हमारे सेकंड है वो है राहुल गांधी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के एमपी। तो ये है वायनाड से। इनको जो है इनको कन्विक्ट किया गया था 2 इयर्स के लिए 2019 के डिफेमेशन केस के अगेंस्ट द, इन्होंने मोदी के अगेंस्ट जो बोला था उसके लिए। और जो इनका डेट ऑफ कन्विक्शन है वो है 23 मार्च 2023। इस वजह से इनको डिस्क्वालीफाई किया गया है इनकी पोस्ट से। और थर्ड हमारे आते हैं मोहम्मद फैजल पीपी। ये नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के एमपी हैं फ्रॉम लक्षद्वीप। इनका जो कन्विक्शन था वो 10 इयर्स का था फॉर अटेम्प्ट टू मर्डर। अटेम्प्ट करने के ऊपर इनको 10 साल का इनको कन्विक्शन था इनका। जो कि और जो इनका डेट ऑफ कन्विक्शन थी वो थी 11 जनवरी 2023। इस वजह से इनको इनकी पोस्ट से डिस्क्वालीफाई किया गया था। बाकी ऐसे बहुत से हमारे एमपीज एमएलएज हैं, इनकी पूरी लिस्ट आपको, जैसे कि मैंने बोला कि आपको नीचे लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे, आप जिससे कि बहुत अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ। और ये ऐसा अगर मैं बताने लगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और आप भी बोर हो जाएंगे। तो आप वहाँ से जाके इसको रीड कर सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब मैंने जिसके बताया इनके कुछ रीजंस होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से इनको इनकी पोस्ट से या पोजीशन से डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं इनकी डिस्क्वालिफिकेशंस पर। तो हमारा जो पहला पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा, अगर ये गिल्टी फाउंड किए जाते हैं एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। जब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इन्होंने ये इलेक्शन के लिए खड़े हो रहे हैं और इन्होंने डबल वोटिंग के लिए किसी को पैसे दिए हैं या करप्टेड वे से इन्होंने किसी को खरीदा है या फिर पैसे मतलब वोटिंग्स इन्होंने खरीदी है या फिर किसी को किसी चीज़ का लालच देके इन्होंने वोट अपने फेवर में लिए हैं, तो ये एक करप्शन है। और इस वजह से ये अगर ये चीज़ पाई जाती है तो इस वजह से इनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगर इन इन एमपीज ने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया है जिनकी वजह से इनको 2 या 2 से ज़्यादा साल की सज़ा मिल सकती है, तो ये भी इनके लिए डिस्क्वालिफिकेशन वाला पॉइंट हो सकता है। इसकी वजह से भी इन्हें डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और हम नेक्स्ट पॉइंट पे अब आते हैं। जब इलेक्शन के टाइम कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, आप सभी जानते हैं कि बहुत खर्चा किया जाता है। तो कैंडिडेट्स बहुत एक खर्चा करते हैं, एक्सपेंसेस करते हैं, जो कि हमें इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ता है। इसका भी एक टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर अंदर हमें बताना पड़ता है। अगर वो हम नहीं बताते हैं, अकाउंट लॉन्च नहीं करते हैं, तो ये भी एक डिस्क्वालिफिकेशन का रीज़न बन सकता है, एक पॉइंट बन सकता है।
ये कोई भी ऐसी जो कि गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं या फिर जैसे कि रोड्स में रोड मेकिंग वगैरह, रोड वगैरह बनाना, रोड की कंस्ट्रक्शन या कोई भी ऐसा जो गवर्नमेंट का काम होता है, अ, अगर वो कर रहे हैं तो भी इसका डिस्क्वालिफिकेशन माना जाता है, ये भी डिस्क्वालिफिकेशन में आ जाता है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं इनका। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये होगा, अगर ये किसी कंपनी में एज अ डायरेक्टर या फिर कोई भी पोस्ट होल्ड करते हैं जहाँ पे इन जो गवर्नमेंट है उनका उस कंपनी में 25% या उससे ज़्यादा कोई शेयर है या फिर उसमें उनका परसेंट है, तो ये एज अ डायरेक्टर या फिर किसी भी बोर्ड ऑफ मीटिंग वगैरह में अपने मतलब वहाँ पे कोई पोजीशन नहीं ले सकते या फिर बैठ नहीं सकते उस मीटिंग में। अगर ये करते हैं तो ये भी एक डिस्क्वालिफिकेशन का इनका रीज़न या पॉइंट बन सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये रहेगा कि अगर ये जो गवर्नमेंट ये सर्विसेज करते थे अपनी एमपीज या एमएलए बनने से पहले, कोई इनकी ये गवर्नमेंट सर्विस के अंदर या गवर्नमेंट के अंदर थे, कोई ऐसी पोस्ट थी इनके पास, तो और वहाँ से वो डिसमिस किया गया है इनको, इनकी पोस्ट वहाँ से ली गई है, डिस्क्वालीफाई किया गया है वहाँ से, या फिर कोई भी ऐसा डिसलॉयल्टी वाला एक्ट ये करते हैं अगेंस्ट स्टेट, तो भी ये जो है एमपी और एमएलए के जो पोस्ट है, पोजीशन है, उस वहाँ से डिस्क्वालीफाई किए जा सकते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि अगर ये किसी दो रिलीजन के बीच में ऐसा मतलब भाषण देते हैं या फिर उनके बीच में मतलब लड़ाई वगैरह करवाते हैं या इन दोनों को अगेंस्ट एक दूसरे के अगेंस्ट करवाते हैं कोई भी ऐसा पॉइंट देकर या उनको कुछ भी ऐसा कुछ मतलब बताकर, तो भी ये एक डिस्क्वालिफिकेशन का पॉइंट बन सकता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो रहेगा कि अगर ये किसी दो डिफरेंट ग्रुप्स के मतलब दो रिलीजन के बीच में ये दुश्मनी मतलब पैदा करते हैं या फिर बढ़ाते हैं कुछ ऐसे भाषण देके या फिर उनसे कोई इलीगली कुछ भी उनसे मतलब ब्राइब वगैरह देते हैं एक दूसरे को, जैसे अभी किसी दो रिलीजन को, एक रिलीजन को ब्राइब दी है दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट बोलने के लिए, तो अगर ये सब एक्ट भी वो करते हैं तो ये भी क्राइम माना जाएगा, मतलब उनके लिए जो है पोस्ट और उनकी पोजीशन के डिस्क्वालिफिकेशन का एक पॉइंट बन सकता है। अब लास्ट पॉइंट पे हम आते हैं। लास्ट पॉइंट हमारा रहेगा कि अगर ये डाउरी वगैरह के लिए ये फेवर पे हैं या फिर कोई ऐसा एक्ट करते हैं ये, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, पनिशमेंट पनिश किया है फॉर प्रीचिंग, या फिर ये कोई सोशल क्राइम या फिर सोशल अनटचेबिलिटी के ऊपर अगर कुछ ऐसा करते हैं तो भी ये डिस्क्वालिफिकेशन का एक पॉइंट बन सकता है इनके लिए। तो बस ये हमारे 8 पॉइंट्स थे जो कि इनकी एक रीज़न बन सकता है डिस्क्वालिफिकेशन का। तो अब मैं आगे चलती हूँ कि ये जो पॉइंट्स है, ये लॉ है, ये आया कैसे है, ये आया कैसे है एक्ट में। तो चलिए हम अब आगे बात करते हैं कि ये लॉ के लिए इतना इनिशिएटिव लिया किसने है। ये एक केरला की कोट्टयम की रहने वाली एक सुप्रीम कोर्ट लॉयर थी, लिली इजाबेल थॉमस, जिनका जो बॉर्न हुई थी, जिनका जन्म हुआ था 5 मार्च 1928 में। इन्होंने काफ़ी ऐसे लॉज बनाए और काफ़ी इनिशिएटिव मतलब काफ़ी बदलाव लेकर आई थी इस सेट में, और काफ़ी लॉज इन्होंने चेंज किए। तो चलिए मैं आपको कुछ एक नोटेबल केसेस बताती हूँ जिनमें ये काफ़ी चेंज लेकर आई थी, जिन केसेस के थ्रू। तो पहला जो है हमारा वो रहेगा लिली थॉमस वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। सेकंड हमारा रहेगा लिली थॉमस एडवोकेट वर्सेस स्पीकर लोकसभा। और थर्ड हमारा रहेगा मिसेस लिली थॉमस वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। फोर्थ हमारा रहेगा लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो चलिए अब आगे मैं आपको बताती हूँ ये मिसेस लिली थॉमस वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन था क्या। तो चलिए बात करते हैं ये लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडियन जो था केस, वो क्या था। तो इस केस में ये था कि जो लिली थॉमस मैम थी उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया था, जिसमें उन्होंने ये बोला था कि जब भी एमपी एमएलए कोई गिल्टी फाउंड होता है, कोई पाया जाता है गिल्टी माना जाता है, तो उनको तुरंत उनकी पद से या फिर उनके पोस्ट से पोजीशन से उनको हटाया ना जाए। अगर हम थोड़ा और इसके डीप में या विस्तार में बात करें तो जो लिली थॉमस मैम थी उन्होंने सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में पिटीशन फाइल किया था, जिसमें ये कहा गया था अगर कोई भी एमपी एमएलए
गिल्टी फाउंड होता है तो उनको केस फाइल करने का, अपील फाइल करने का उनको मौका दिया जाए, और जब तक वो केस चल रहा है तब तक वो अपने पद पे रह के अपना काम कर सकते हैं। तो यही था इसमें। और तो एक तरीके से देखा जाए तो लिली थॉमस माम ने जो है लिली इज़ाबेल थॉमस माम ने इसको चैलेंज किया था। और इसी तरीके से 2018 में इनका एक वर्डिक्ट आया था, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, जिसमें ये जिसमें पूरा इनको सपोर्ट मिला था माम को। तो एक तरीके से देखा जाए तो लिली इज़ाबेल थॉमस माम ने इसको एज अ चैलेंज लिया और इन्हें चैलेंज दिया। तो जो सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था 2013 में, फाइनल वर्डिक्ट था इस केस के ऊपर, जिसमें पूरा सपोर्ट मिला गया है इन माम को। तो बस आज की हमारी वीडियो जो है यहीं ख़त्म होती है। तो मैं आपको दोबारा ब्रीफ में बता देती हूँ क्या था इसमें। हमने आपको जो इस वीडियो में बताया वो एक केस के लॉ के बारे में बताया, केस के बारे में बताया आपको, लिली इज़ाबेल थॉमस के माम के बारे में, जो उनका केस था और उन्होंने कैसे लॉज चेंज किए, कितने लॉज उनके मतलब उन्होंने चेंजेस लेकर आए वो, और डिस्क्वालिफिकेशंस के बारे में बताया। हमारे एमपीज एमएलए जो अभी रिसेंट में जो 3 एमपी जो हैं, वो एमपी जो थे वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं, और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के रीजंस बताए मैंने आपको। तो बस इतना ही बताना था। और अगर ऐसी वीडियोस आपको चाहिए और तो आप प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ click on the subscribe button, और thank you so much।